नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज अभी तक हम आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपके काव्य खंड के काफी जो कविताएं थी वो हमने पढ़ ली थी। लगभग चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपकी दूसरी जो पाठ्य पुस्तिका है वितान, उसको शुरू करेंगे और उसका जो पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ये इसके एक कहानी के रूप में इसको लिखा गया है और इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। और ये जो कहानी है, इसके प्रमुख नायक जो हैं वो वाई डी पंत अर्थात यशोधर पंत जी हैं। और यशोधर पंत जी एक सेक्शन ऑफिसर हैं। और यहाँ पर पूरे पाठ में, क्योंकि ये जो कहानी है बहुत ही ज्यादा लेंदी है। क्यों लेंदी है? क्योंकि इस कहानी में आप देखेंगे कि जीवन की जो छोटी से छोटी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का जो सामंजस्य है वो किस तरह थोड़ा सा बिगड़ता है, क्योंकि विचारों में जो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो इस कहानी में ये सारी पूरी चीजें दिखाई गई है। चैप्टर जो है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जब हम यहाँ से चैप्टर आपको पढ़ेंगे, आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे, तो चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंटरेस्ट इसको पढ़ने में आपको आने वाला है, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी चीज पढ़ते हैं जो हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, हमारे अपने आप से रिलेटेड हो, तो उसको पढ़ने में हमें ज्यादा मजा आता है। तो ये चैप्टर भी बिल्कुल पारिवारिक जिस तरीके पारिवारिक चीजों से या पारिवारिक बातों के आसपास ही घूमता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, चैप्टर का जो नाम है वो है सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग अर्थात सिल्वर वेडिंग यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है ये 25वीं सालगिरह मना रहे हैं यहाँ पर यशोधर बाबू जी की, यशोधर बाबू पंत जी की। तो उसी के आधार पर यहाँ पर पाठ का नाम भी सिल्वर वेडिंग रखा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यशोधर बाबू पंत जी जो है वो एक सेक्शन ऑफिसर हैं। तो शुरू करते हैं पाठ को। जब सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत अर्थात यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तो तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी पर 5:25 हो रहे थे। 5:25 वो घड़ी बजा रही थी और उनकी अपनी कलाई घड़ी जो है उसमें 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो के समाचारों से मिलाते थे। पंत जी अपनी घड़ी को रोज सुबह शाम रेडियो के जो समाचार पत्र होते थे उनसे मिलाते थे। और इसीलिए उन्होंने दफ्तर की जो घड़ी है उसको सुस्त ठहराया। अर्थात उन्होंने कहा कि घड़ी जो है वो 5 मिनट लेट है, अर्थात सुस्त है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों अर्थात सहकर्मी, जो उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, उन पर उन्होंने अपनी निगाह थोड़ा सा डाली। और जो कि उनके कारण ही 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे, क्योंकि सरकारी जो ऑफिस होता है वहां पर काम का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का होता है। लेकिन क्योंकि वाई डी पंत जो थे वो एक ऑफिसर थे, सरकारी विभाग में सेक्शन ऑफिसर थे, तो उनके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो उनके कारण ही 5 बजे बाद भी ऑफिस में बैठने को मजबूर होते थे।
चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। जो दिन भर क्या होता है कि अक्सर जब हम अपने काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जूनियरों से अक्सर हम कुछ बात बात में कभी तेजी से बोल देते हैं या कभी अपना गुस्सा उन पर निकाल देते हैं या कुछ इस तरह की बातें जब हम काम में बिजी रहते हैं तो उसको भले ही कोई इतना ज्यादा माइंड नहीं करता, लेकिन माहौल में थोड़ा गहमा गहमी हो जाती है। लेकिन मनो जो यहाँ पर यशोधर बाबू जो है तो उन्होंने कृष्णानंद पांडे जी जो कि किसनदा जो कि अब नहीं रहे हैं, उनसे मिली एक परंपरा का पालन करते हुए कि जाते वक्त कम से कम अपने दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करते हुए जाएं, अर्थात उसको समाप्त करते हुए जाएं। तो ये इसी व्यवहार का पालन करते हुए उन्होंने अपने जूनियरों से कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन घड़ी भी सुस्त हो गई है। उन्होंने एक मजाक किया, एक व्यंग किया कि आप लोग जिस तरह से सुस्त हो, यानी कि 5:30 आप लोग बजा देते हो, धीरे धीरे काम करते हो, तो आप लोगों की देखा देखी यहाँ की जो सेक्शन घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है, वो भी बहुत धीरे चलने लगी है, अर्थात उसमें भी टाइम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाले पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। पंत जी के यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर पंत जी का कुछ बातें थी जिन्हें वो मतलब जुमले उन्हें कह सकते हैं कि वो अपनी बात बात में इस तरह के जुमलों का प्रयोग किया करते थे। तो इनके दो जुमले थे, दो इनके कहानी में बार बार ये 2-3 वाक्य जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, जैसे 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 हुआ होगा, या दूसरा सम हाउ इम्प्रॉपर, या सम, इस तरह की बहुत सारी 2-3 इसमें लाइनें हैं। और यही लाइनें यहाँ पर इस चैप्टर पर फोकस कर रही है। तो सीधे असिस्टेंट ग्रेड, यानी कि वो जो लड़का था चड्डा, वो सीधे असिस्टेंट ग्रेड पे आया हुआ था और उसकी जो पैंट थी वो मोटी चौड़ी मोहरी वाली एक पतलून थी, जैसे कि पुराने समय में हुआ करती थी, और ऊंची एड़ी वाले जूते थे, और जो कि पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मीन्स यहाँ पर पंत जी को इस जो ये शब्द है सम हाउ इम्प्रॉपर, इससे वो अनिर्णय की स्थिति भी, इससे उनके अनिर्णय की स्थिति पता चलती थी, असमंजस की स्थिति पता चलती थी। तो उनको ये सारी चीजें मतलब जल्दी से समझ में नहीं आती थी, मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एज यूजुअल, हमेशा की तरह बोला, बड़े बाऊ आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, क्या वक्त सही देती है। तो उन्होंने अब यशोधर बाबू पर कमेंट किया कि आपकी चूनेदानी अर्थात आपकी घड़ी का क्या हाल है, क्या वक्त सही देती है, क्या ये वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। तो उन्होंने कहा ये मिनट, मेरी जो घड़ी है वो मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली और इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था, और मन ही मन उस जमाने को याद जरूर करते थे जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है, बड़े बाऊ यह तो वो कह रहे कि वो यशोधर बाबू पर थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं कि कह रहे हैं ये तो बाबा आदम के जमाने की लग रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर यशोधर बाबू जो है वो एक सेक्शन ऑफिसर है और दिल्ली के
गोल मार्केट में वो रहते हैं और थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के हैं, और उनके परिवार के सदस्य जो है वो आधुनिक विचारों के पक्षधर हैं, और इसी कारण उनका अक्सर अपने परिवार के लोगों के साथ और जो बाकी लोग जो आधुनिकता के नाम पे बहुत सारे दिखावे करते हैं, ऐसे लोगों से यशोधर बाबू थोड़ा सा चिड़े चिड़े रहते हैं, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं। अब तो डिजिटल ले लो एक जापानी। तो अब यहाँ पर जो चड्डा है वो यशोधर बाबू को इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से कह रहे हैं कि आपकी जो घड़ी है वो बाबा आदम के जमाने की हो गई है, अब आप एक डिजिटल वॉच ले लो जो जापानी हो और सस्ती मिल जाती है। और अब यशोधर बाबू क्या कहते हैं, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी और हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों, कैसी रही। तो यशोधर बाबू जो है वो कहते हैं कि ये जो मैं घड़ी पहने हुए हूँ ये मुझे मेरी शादी में मिली थी, और हम पुरानी चाल के व्यक्ति हैं, अर्थात हम पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो हमारी घड़ी की भी चाल पुरानी है। और यह बहुत बड़ी बात है कि ये अभी तक हमें राइट टाइम बता रही है, अर्थात अभी तक ये हमें सही रास्ते पर ले जा रही है और सही समय दर्शा रही है। इस तरह के नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो आपको बता दें कि यशोधर बाबू जो है उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। अर्थात वो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में जो जिला आता है अल्मोड़ा, वहां के निवासी थे। तो इस तरह नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ाने की परंपरा थी। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, और वक्ता श्रोता दोनों ठहकर हाथ मिलाया करते थे। और ऐसी ही परंपरा किसनदा ने क्वार्टर में भी दी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए थे। कितने ही लड़के ठिकाना होने से पहले ही उनके यहाँ रह जाते थे। अक्सर क्या होता था पहले के समय में, पहले क्या आज भी बच्चे पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले वो अपने लिए घरौंदा ढूंढते हैं, अपने लिए एक छोटा सा कमरा ढूंढते हैं। तो ऐसे ही यशोधर बाबू भी जब पढ़ने के लिए घर से बाहर निकले थे 10th पास करके, मैट्रिक पास करके, तो उसके बाद जो किसनदा थे, कृष्णानंद पांडे जी जो थे, उनके यहाँ पर वो रुके थे। और उस समय जो कृष्णानंद पांडे जी थे वो कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए थे, और जितने भी लड़कों का ठिकाना नहीं होता था वो कुछ दिन कृष्णानंद पांडे जी के पास ही रहते थे। मैस जैसी थी, और उनका जो घर था वो मैस जैसा था, यानी कि मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ, यानी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर रह सकते हैं आप, मिलकर सामान लेकर आओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, क्योंकि यशोधर बाबू केवल और केवल मैट्रिक करके पहाड़ से निकले थे, और जब वो दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा कम थी। कोशिश करने पर बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसनदा ने उन्हें मैस का रसोईया बनाकर रख लिया। और फिर क्या हुआ कि चलो, अगर वो यहाँ पर जॉब करने के लिए आए हुए थे दिल्ली में, लेकिन उनको नौकरी उस टाइम नहीं मिली क्योंकि उनकी जो उम्र थी वो कम थी। तो किसनदा ने उन्हें अपना रसोईया बना लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए, वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके, क्योंकि उस समय 50 रुपयों की कीमत कम से कम 50,000 रुपए हुआ करती थी, जबकि ये बात चल रही है। तो उस समय पंत जी ने कृष्णदा ने उनकी मदद की, उन्हें मैस का रसोईया बनाया। और यही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए भी उधार दिए, जिससे वो अपने लिए कपड़े वगैरह बनवा सके और अपने गांव में पैसे भेज सकें। बाद में
इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। और बाद में क्योंकि किसंदा भी सरकारी पद पर थे, और फिर बाद में जब यशोधर बाबू की उम्र हो गई सरकारी नौकरी की, तो उन्होंने यशोधर बाबू को अपने नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तर में दफ्तरी जीवन का मार्गदर्शन किया। ऑफिस में कैसे रहते हैं, क्या होता है, इस जीवन का मार्गदर्शन किया अर्थात दिखाया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए। तो जो चड्डा है उन्होंने यशोधर बाबू से कहा कि बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो उनकी ही ऑफिस में जो दूसरा बंदा है वो पूछ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेनन पूछ रहा है आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो यशोधर बाबू कह रहे हैं कि मुझे देखने दो, शायद मैं आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, अर्थात मेरा जन्म मेरी शादी जो है वो 6 फरवरी 1947 को हुई थी। ये यशोधर बाबू ने एक अंदाजा लगाया और ये बात सोची कि मेरे को देखने दो, शायद मेरी शादी जो है 6 फरवरी 1947 को हुई थी। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी का पूरा 25 साल हो गया है शादी को। तो जब जो मेनन था ऑफिस में उसने हिसाब लगाया कि अच्छा कितने साल शायद हो गए होंगे, तो मेनन ने फौरन चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं। सिल्वर वेडिंग जब शादी को 25 साल पूरे हो जाते हैं उसे कहा जाता है, और गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी जब शादी को पूरे 50 साल पूरे हो जाते हैं तो उन्होंने तब उसे गोल्डन कहते हैं। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे, यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यशोधर बाबू जो है वो थोड़ा सा खुश हुए और थोड़ा सा शर्माए और शर्माते हुए भी थोड़ा सा खुश हुए। और यह अदा उन्होंने किसंदा से ही सीखी थी, क्योंकि किसंदा जो थे जिस समय यशोधर बाबू घर से बाहर निकले थे वो एक टीनेजर थे, और एक टीनेजर जब होता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है हमारी टीनेज में, और उस समय हम बहुत कुछ करना अपने जीवन में चाहते हैं। तो यशोधर बाबू भी इसी तरह बहुत सारे सपने लेकर गांव से दिल्ली आए हुए थे। तो वहां पर किसनदा ने उन्हें शरण दी थी, किसनदा ने ही उनकी बहुत सहायता की थी, और आज वो जो कुछ भी थे किसनदा की वजह से ही थे। तो वो किसनदा को बहुत ज्यादा मानते थे, अर्थात एक तरह से कहा जाए तो वो किसनदा को अपना रोल मॉडल मानते थे। तो वो हर जगह हर बात में हर तरीके से किसनदा को फॉलो करते थे हर चीज में। तो यहाँ पर जो ये अदा थी एक कि खुश होते हुए थोड़ा सा झेपना और झेपते हुए खुश होना, ये अदा भी उन्होंने किसनदा से ही सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। क्योंकि अब ये एक बहुत खुशी की बात हो गई थी कि हमारे ऑफिसर के जो सेक्शन, हमारे ऑफिस के जो सेक्शन ऑफिसर हैं, आखिर उनकी आज सिल्वर जुबली है, अर्थात उनकी शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर था। तो उन्होंने कहा कि तू बड़े बाऊ से एक बड़ा नोट ले ले, यानी कि पैसे ले ले, और आप पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। अब क्योंकि सही बात है, बिल्कुल ये सारी चीजें हम पहले शायद
इस तरीके से तो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं मनाते थे, क्योंकि ये सारी चीजें, वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे या और भी सारी चीजें, हमारे सेलिब्रेट करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो यशोधर बाबू जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो थोड़े से पुराने विचारों के व्यक्ति हैं, थोड़े से उनके जो विचार हैं, वो उनकी विचारधारा जो है वो थोड़ा सा पुरानी है, अर्थात वो आधुनिकता में अभी तक पूरी तरह से ढल नहीं पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये सारी चीजें नहीं होती है, हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इसमें कौन सा आपकी बड़ी माया निकली जानी है। तो जो चड्डा है वो बार बार जो यशोधर बाबू है उनके थोड़ा सा उनके थोड़ा सा मजे लेते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि आप भले ही मिक्सचर मत पिलाइए, चाय मिट्टी थोड़ा मट्ठी लड्डू बस इतने करवा दीजिए, इसमें कौन सी आपकी बड़े पैसे लग जाएंगे, है ना। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा कि आप लोग चाय पी लीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड। अगर मैं आपको 10 रुपए दिया और कहा कि आप लोग चाय पी लीजिए, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट इज समहाउ इम्प्रॉपर, फाइन करता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे यहाँ पे नहीं होता है उसके लिए खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग चाय पी लीजिए। उन्होंने 10 का नोट निकाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय का जो टाइम था जब यशोधर बाबू पढ़ाई कर रहे थे, चलो तो उससे थोड़ा सा आगे अगर बढ़ जाए, शादी की बात है, 25 से 30 साल बाद की बात है, तो तब 10 रुपए की कीमत शायद 500 रुपए तक होती होगी, क्योंकि काफी चीजें, बहुत सारी चीजें 1 रुपए में, 50 पैसे में और ऐसे मिल जाया करती थी बहुत सारी चीजें उस समय में। तो यहाँ पर यशोधर बाबू ने कहा कि 10 रुपए दिए और डोंट माइंड, आप इस बात को माइंड मत करना, क्योंकि मैं ऐसी चीजों पर खर्च नहीं कर सकता जिनको मैं मेरे कस्टम में जो नहीं है, मेरी संस्कृति में जो नहीं है। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट और सेक्शन का क्या बनता है। तो उन्होंने अब कहा ठीक है, ये आपने अपनी एनिवर्सरी का दिया, चलो एक नोट और दो, आप सेक्शन ऑफिसर हो तो आपकी तरफ से एक नोट तो बनता है। रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। तो उन्होंने कहा 10 रुपए हो गए, अगर 30 रुपए हो जाए तो थोड़ा सा चुगने भर का जुगाड़ तो हो ही जाए। सारा सेक्शन जानता है यशोधर बाबू अपने बटुए में 150 रुपए हमेशा रखते हैं, और उस समय की बात की 150 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 150 रुपयों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। और भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, भले ही उनका दैनिक खर्च कुछ भी ना हो, और तो और बस का टिकट खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी थोड़ा अपनी फैमिली के साथ विचारधारा कम मेल खाती है, क्योंकि उनके जो 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी है, और यहाँ तक कि उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, वो भी अब वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ आधुनिक जीवन को अपनाने लगी है, अपने बच्चों के कहने पर ही सही, लेकिन वो अपने पहनावे को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को थोड़ा सा आधुनिक बना चुकी हैं। तो इस तरह यशोधर बाबू के जो विचार हैं वो अपनी फैमिली से थोड़ा सा कम मिलते हैं। तो क्योंकि यशोधर बाबू पहले ऑफिस साइकिल से जाया करते थे, तो उनके बच्चों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके पापा जो है सेक्शन ऑफिसर है और बच्चे भी थोड़ा सा आधुनिक हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साइकिल, बच्चों के अनुसार, उनके बच्चे कहते थे कि बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत ही बेहुदा सवारी मालूम होता है, और कार जब
अफोर्ड की नहीं जा सकती तो तब उसकी बात सोचना ही क्यों है। यशोधर बाबू कहते हैं कि स्कूटर उन्हें बिल्कुल ही निहायती बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार के बारे में हम तब तक नहीं सब सोच सकते जब तक हम उसे पूरी तरह से अफोर्ड करने के लिए तैयार ना हो, अर्थात उसके हम खर्च ना उठा सकें। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है आशा करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत सारी चीजें जो है अभी हमारी स्टार्ट ही हुई है, तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है, जाननी है, और हमने आधुनिक और जो पुरानी हमारी थोड़ा सा सोच है इसमें हमें यहाँ पर डिफरेंस भी पता चलेगा कि दोनों का महत्व कितना ज्यादा है हमारे जीवन में। तो इस चैप्टर को आगे के सेशंस में भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।